स्टूडेंट्स, मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम एक टाइम जंप देखेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसका अंत हमने पढ़ा कि 1900 ईसा पूर्व में उसका अंत हो गया, यानी कालखंड जो था 1900 ईसा पूर्व तक लास्ट था। अब बात कर रहे हैं हम कालखंड लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमने इतना 1500 सालों का सीधा टाइम जंप क्यों मारा है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात लगभग 1500 वर्षों की अवधि में भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की हमारे विकास हुए, मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विकास हुआ, या कहें तो जहाँ से हमें नोटेबल चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से हम कुछ साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, वो कालखंड था 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें क्या क्या नई चीज़ें मिली, यहाँ से हमें क्या क्या नए तरीके मिले, उसके बारे में आप जानेंगे। यहीं से हमें एक आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास होता हुआ दिखता है। यानी आपके जो आपने एक शुरू से कहानी पढ़ते आ रहे हैं कि एक राजा और उसकी प्रजा, तो ये जो इस तरह का जो सिस्टम था वो यहीं से डेवलप होना शुरू हुआ था। शुरुआती तौर के या आरंभिक जो हमारे राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे या राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उनका विकास इसी कालखंड में हुआ है। इसके अलावा शवों को दफनाने का या शवों की अंतिम संस्कार के नए नए तरीके हमारे सामने आते गए। पहले हमने देखा हड़प्पा में 3 तरह के शवों को हम संस्कार किया करते थे। सबसे पहले उसकी दाह का संस्कार करके घड़ों में डालकर उनको ज़मीन में दफना दिया जाता था या ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा तरीका ये था कि हम उन शवों को दफनाया करते थे, और तीसरा तरीका ये था कि हम उन शवों को जंगल में छोड़ दिया करते थे। जंगली जानवर अपना भरण पोषण करके जो अवशेष बचते थे उन्हें दफना दिया जाता था। मगर हमने ये देखा कि शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके हमें यहाँ देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा इस कालखंड में प्रायः लोहे के बढ़ते उपयोग का बेहद विशेष महत्व है। आपने हड़प्पा के चैप्टर में पढ़ा था कि वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि यहाँ पर इस कालखंड में लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक ये लोहे के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। ये काल यहाँ बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा सिक्कों का विकास भी यहाँ पर हुआ। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि के लेख हमें मिले, यानी भारत की समस्त भाषाओं की लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को बोला जाता है। इसके अलावा मुद्रा शास्त्र हमें पढ़ने के लिए मिला। मुद्रा शास्त्र यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि सिक्कों के विकास से जुड़ी इस काल को माना जाता है, यानी सिक्कों का विकास, आरंभिक सिक्कों का विकास यहाँ इस काल में हुआ, तो उसे पढ़ने के लिए उस स्टडी को बोला जाता है मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन। इसके अंदर आता क्या क्या है? सिक्कों पर अंकित जो चित्र थे उनका अध्ययन, उसकी लिपि, साथ ही साथ किस धातु का विश्लेषण, यानी उस धातु का विश्लेषण, किस धातु के वे सिक्के बने हैं, ये सब कुछ मुद्रा शास्त्र के अंदर आता है। साथ ही साथ ग्रंथ यहाँ लिखे जाने लगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले तक अभी तक जितना भी ज्ञान का आदान प्रदान था वो केवल मौखिक तौर पर होता था। आपने बोला, सामने वाले ने सुना, मगर उसका कोई लिखित में हमें साक्ष्य नहीं मिला था। जबकि बात करें यहाँ पे, हमें लिखित ज्ञान का प्रसार यहाँ होने लगा था इस कालखंड में। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें हमें कई तरह के यहाँ ग्रंथ भी लिखे गए, साथ ही साथ सिक्कों का प्रचलन चल गया, चित्रों का प्रचलन चल गया। तो जो इतिहासकार थे, इतिहासकारों ने इस विकास की, मैंने बताया 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक कई विकास, विभिन्न प्रकार के विकास हुए भारतवर्ष में। तो इतिहासकारों ने उस विकास का आकलन कैसे करा, उन्हें पता कैसे चला? अभिलेखों से, ग्रंथों से, सिक्कों से एवं चित्रों से उन्हें पता चला कि किस तरह का विकास भारत खंड में इस समय काल के बीच हुआ होगा। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व, इन 200 साल का जो समय था, इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद नाम से एक मगध नाम का राज्य उभर कर आया, जिसका नाम मगध हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना या संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। इन्हीं के एक सलाहकार थे कौटिल्य या चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, जिसके अंदर राजा का कैसा कर्तव्य होना चाहिए या राजा को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अपना शासन कैसे चलाना चाहिए, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। चाणक्य नीति भी कहते हैं उसको। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्मों के आरंभिक ग्रंथों में
महाजनपद नाम से 16 राज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस कालखंड में, इस 200 सालों के कालखंड में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद, इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो निकल कर आया था उसका नाम था मगध। इसके अलावा मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, या कहें तो इन्होंने स्थापना की थी, शुरुआत की थी मौर्य वंश की, मगर मौर्य वंश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक अशोक थे, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसी के बाद उन्होंने युद्ध से विराम दे दिया, अपने युद्ध को विराम दे दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ इतना रक्तपात देखकर। इसके अलावा सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं वो मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए हैं। मतलब जो हमें अभी तक अवशेष मिले हैं, अभी तक इनके जितने भी अभिलेख मिले हैं हमें, उनमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया था ब्राह्मी लिपि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है। 1830 में देखिए, इससे पहले ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि 1830 से पहले नहीं पढ़ी गई थी, मगर 1830 ईस्वी में, यानी 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, जिनका नाम था, ये क्या थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे। इन्होंने पढ़ा इन लिपियों को, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों को पढ़ने के लिए इन्होंने अपना सिस्टम बनाया और इन्हें पढ़ने में ये कामयाब रहे। तो वे पढ़ पाए कि सम्राट अशोक के अभिलेखों पर इन दोनों ही भाषाओं में क्या लिखा गया है, इन दोनों ही लिपियों में क्या लिखा गया है। इसके अलावा अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। 1830 में जब जेम्स प्रिंसेप कामयाब हुए इन लिपियों को पढ़ने में, यानी डिसाइफर करने में, तब हमें पता चला कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। धम्म क्या होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अशोक के अलावा ही धम्म के प्रचार हेतु अनेक धम्म महामात्य नाम से एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। यानी इन विशेष अधिकारियों का मेन कार्य ये था कि वो धम्म का प्रचार करेंगे अपने आसपास के इलाकों में। इसके अलावा धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे जिसका अशोक पालन किया करते थे? उसका पहला सिद्धांत था कि बड़ों के प्रति आदर का व्यवहार करना, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति उदारता दिखाना, तीसरा सेवकों व दासों के साथ उचित व्यवहार करना या उदार व्यवहार करना, चौथा अन्य धर्म तथा परंपराओं के प्रति उदार व्यवहार करना। ये 4 सबसे प्रमुख सिद्धांत थे धम्म के। इसके अलावा मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति आरंभिक काल का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा जातक कथाओं की बात करें तो जातक कथाएं प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। आपसे पूछा जाता है कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है, तो मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। गुप्त शासकों की बात करें, अब मौर्य शासन जब खत्म होता है तब गुप्ता काल शुरू होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हमारे राजा रहे, शासक रहे, वो थे समुद्रगुप्त। तो गुप्ता शासकों की बात करें तो इनका इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों एवं प्रशस्तियों के आधार पर लिखा गया है। यानी हमें जो भी प्राप्त साक्ष्य हैं साहित्य के, सिक्कों के, अभिलेखों के और प्रशस्तियों के। प्रशस्ति मतलब एक ऐसा लेख, एक ऐसी आप कह सकते हैं एक ऐसा सबूत जिससे एक राजा के वीर योद्धा होने के या फिर उसकी बड़ाई में या उसकी प्रशंसा में जो बातें कही जाती हैं उसे प्रशस्ति बोला जाता है। समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में, प्रशस्ति मतलब एक ऐसी जगह या एक ऐसा आप कह सकते हैं शिलालेख या एक ऐसी चट्टान, उस समय पर चट्टानों का ही इस्तेमाल हुआ करता था। उस समय पर चट्टानों को उकेर कर उन्हीं पे शब्दों को वर्णित किया जाता था। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, पर वर्णित किया गया है। इसे हरिशेन ने बनवाया था। आपसे पूछा गया है, ये सवाल बहुत बार आया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाई थी, तो वो हरिशेन नाम के व्यक्ति ने बनवाई थी और ये संस्कृत भाषा में लिखवाई गई है।
हर्षचरित्र संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। आपसे पूछा गया है कई बार कि हर्षचरित्र क्या है, तो आप बता सकते हैं यह संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। जिसे किसने लिखा था? इसके रचनाकार बाणभट्ट थे, जो कि हर्षवर्धन के राजकवि भी थे। इसके अलावा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सबसे पहले कुषाण जो शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे या जारी किए थे। आपसे पूछा गया है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे या किसके शासन में चले थे? तो कुषाण शासकों के शासन में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघ को एक नाम दिया गया था जिसे श्रेणी बोला जाता है। ये क्या करते थे? ये कच्चा माल लेकर उससे इस्तेमाल की जाने वाली उत्पादक चीज़ें बनाया करते थे या रॉ मटेरियल लेकर उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया करते थे। इन्हीं उत्पादकों और व्यापारियों के पूरे संघ को, गिरोह को या संघ को बोले तो उन्हें श्रेणी बोला जाता था उस समय पे। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे या अर्थशास्त्र किसने रची है? तो चाणक्य ने रची है, जिसमें एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं या किस तरीके से वो अपना राज्य को खुशहाली से चला सकता है, सही तरीके से चला सकता है, ये इसमें वर्णित है, जिसे आप चाणक्य नीति भी कह सकते हैं या कहा जाता है इसी को चाणक्य नीति। इसके अलावा आपसे पूछा गया है इंडिका नाम की किताब किसने लिखी है या उसके लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, जो कि एक इतिहासकार थे जिसे भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके अलावा प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अधिकतर आपको जितने भी पुराने बहुत प्राचीन अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में ही मिले हैं बहुतायत में। अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए, रेशियो की बात करी जाए, तो सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा में ही आपको मिले हैं अभिलेख। इसके अलावा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और बनता है यहाँ से कि अशोक को देवताओं का प्रिय भी कहा जाता था, इसीलिए उनका दूसरा नाम पियदसी भी रखा गया था, या उनके कई अभिलेखों पे उनका नाम पियदसी भी मिलता है। पियदसी मतलब देवताओं का प्रिय। आइए बात करते हैं महाजनपदों का वर्णन। 16 महाजनपद हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ था, जिसमें इस प्रकार 16 महाजनपदों का नाम दिया गया था। आइए पहले समझते हैं महाजनपद का क्या मतलब होता है। जनपद का मतलब होता है जहाँ पर लोगों के पैर पड़ते हों। लिटरल मीनिंग की बात करें, एक बिल्कुल बेसिक मीनिंग जो होता है जनपद का, जनपद मतलब वो जगह, वो ज़मीन जहाँ पर लोगों के पैर पड़ते हों या फिर कुछ लोग आकर एक टोली बनाकर ठहर जाएं एक जगह, उसे जनपद बोला जाता है। जब कई सारे जनपद एक साथ जुड़कर एक महाजनपद बनाते हैं, यानी कई सारे जनपद जब आपस में जुड़कर एक जगह बनाते हैं, उसको महाजनपद बोला जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इस प्रकार 16 महाजनपदों का वर्णन दिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अंग के बाद मगध मैंने आपको बताया कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच, इन्हीं 200 वर्षों के बीच मगध जो महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली उभर कर सामने आया था इन 16 महाजनपदों में से। इसके कई कारण थे। इसका एक कारण हाथियों की उपलब्धता था। इसके अलावा राजाओं की आकांक्षाएं थी कि वो वाकई में बहुत कुछ जीतना चाहते थे। इसके अलावा यहाँ पर लोहे का अत्यधिक इस्तेमाल होता था, लोहे की खदानें भी यहाँ पर थी मगध राज्य में, इसीलिए भी ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महाजनपदों में सबसे ज़्यादा उभर कर आया और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली बना। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है काशी, फिर आता है वज्जी, फिर मल्ल, उसके बाद कौशल, वत्स, चेदी। इसके अलावा 9वें नंबर पर आता है पांचाल, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक, गांधार और कंबोज, या जिसे आप काम्बोज बोलते हैं, या कंभोज या फिर कंबोज बोलते हैं। इनमें अगर बात करी जाए कि कौन से ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ने, तो सबसे पहले मगध के अलावा वज्जी के अलावा वत्स, पांचाल, कुरु, अवंती, गांधार और कंबोज, ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट महाजनपद में से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं।
आइए जानते हैं कौन कौन से सोर्सेस थे या कौन कौन से स्रोत थे जिससे मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया या उसे पुनर्जीवित करके देखा गया इतिहासकारों द्वारा। सबसे पहला था इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक। मेगास्थनीज एक इतिहासकार था और एक वो व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में या दरबार में आया था उनके ऊपर किताब लिखने या भारत का वर्णन करने के लिए। इसके अलावा अशोक के हमें अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेखों से हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की, कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य में शासन हुआ करता होगा या किस तरह के युद्ध, किस तरह का समय इस साम्राज्य ने देखा। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा या चाणक्य ने लिखा, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है और किन किन नियमों का उसे पालन करके अपने राज्य को खुशहाली से चलाना होता है। इसके अलावा मुद्रा शास्त्र का यानी सिक्कों का अध्ययन करके भी, उस समय के मौर्य साम्राज्य के मौर्य काल के सिक्कों का अध्ययन करके भी हमें बेहद इम्पॉर्टेंट बातें पता चलती हैं इस समय काल के बारे में, इस साम्राज्य के बारे में। और इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, जैसे कि पुराणों में, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, जैन ग्रंथ में एवं अन्य ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य का जितना भी अभी तक हमें लिखित में साक्ष्य मिले हैं उनका अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं या बता सकते हैं कि उस समय का काल कैसा रहा होगा या राजाओं ने किन परिस्थितियों का सामना किया होगा। आइए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे। अभी आपने पढ़ा कि किन स्रोतों से आप मौर्य साम्राज्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं या किन सोर्सेस से आप पता लगा सकते हैं कि मौर्य समाज कैसा हुआ करता होगा। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से रहे, किन कारणों की वजह से ये मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से विनाश में चला गया या पूरी तरीके से लुप्त हो गया था। सबसे पहले बात करें तो उत्तराधिकारी के स्पष्ट नियमों का अभाव, यानी उत्तराधिकारी मतलब मान लीजिए एक राजा है और वो बूढ़ा हो गया है, तो उसके बाद अगले आने वाली जो उसकी पीढ़ी है या फिर उसका जो भी उत्तराधिकारी है उसके लिए कोई भी स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए थे, उसका अभाव था। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके अलावा अयोग्य एवं कमज़ोर उत्तराधिकारी, मैंने आपको बताया कि अशोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे और उनके जितना बलशाली, उनके जितना शक्तिशाली इस मौर्य साम्राज्य में उनके बाद कोई नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद जितने भी राजा आए वे सभी अयोग्य थे और कमज़ोर थे, जिसमें बृहद्रथ दशरथ राजा थे जो कि बहुत ज़्यादा कह सकें तो पराक्रमी नहीं थे, यानी कि वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के। इसके अलावा शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार, यानी कि शासक अत्याचार किया करते थे और राजकीय कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिन्हें विशेष अधिकार थे, वो अत्याचार किया करते थे पब्लिक पर या प्रजा पर, जिसमें विशेष तौर पर मौर्य शासक शालीशुक का नाम आता है। ये बेहद क्रूर राजा माने गए हैं उस मौर्य काल के। इसके अलावा साम्राज्य की विशालता और केंद्र प्रशासन की दुर्बलता, कहने का मतलब साम्राज्य बेहद विशाल था मगर केंद्र प्रशासन जो था उसे संभालने में असमर्थ था, उसे एक रखने में असमर्थ था, और ये सब कुछ हुआ अशोक की मृत्यु के बाद। उसके बाद धन अभाव और करों की अधिकता। कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक ने पश्चाताप में युद्ध विराम दे दिया या युद्ध को रोक दिया कि आगे मैं युद्ध नहीं करूंगा कभी भी, युद्ध को त्याग दिया, तब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके प्रचार हेतु बेहद असंख्य मात्रा में बेहद धन उन्होंने व्यय किया, जिससे हुआ क्या, जो राजकीय कोष था, जो खजाना था, वो धीरे धीरे करके खाली हो गया और उसमें धन अभाव हुआ और साथ ही साथ करों की अधिकता बढ़ गई। इसके अलावा कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का पश्चाताप भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि इनके बाद जितने भी इनके उत्तराधिकारी आए वे इतने सक्षम नहीं थे कि इतने बड़े राज्य को वो संभाल सकें। इसके अलावा ब्राह्मणों का असंतोष भी एक वजह माना जाता है, खास तौर पर वैदिक धर्म की आभा को क्षीण करने का काम किया था। जब बौद्ध धर्म को ये प्रचार प्रसार कर रहे थे तो ऐसा माना गया कि जितने भी वैदिक धर्म के जो पुजारी हैं या पंडित हैं वो उनकी आभा को क्षीण कर देगी या फिर उनकी आभा को ठेस पहुंच रही है। तो ये भी एक कारण माना गया जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये कुछ कारण थे, टोटल 7 कारण मैंने आपको बताए जिन कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि
अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य और कोई भी बलशाली उत्तराधिकारी इस राज्य को नहीं मिल पाया। तो ये कारण था, ये मेन कारण है जिसकी वजह से इस साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य का पतन हुआ था।